इसके भी अटैक्स होते हैं, ठीक है। हम्म। और बाज औकात ये होता है कि वो कुछ सीजन्स के अंदर होते हैं। वैसे तो किसी के एयरबेस भी, किसी की सांस की नालियां भी इस चीज को पसंद नहीं करती। तो कुदरत का एक निजाम है, आपकी जो सांस की नालियां हैं वो रिएक्ट करती हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं कुछ ज्यादा हसास होते हैं। छींक आपको आती है ताकि वो जो चीज आपके अंदर गई है वो निकल जाए, वो साफ हो जाए। आपके माँ बाप के अंदर एलर्जी अगर होगी तो आपके अंदर भी चांसेस इस चीज के हैं। अस्थमा की तरफ आना चाहूंगी जी। मैं। अस्थमा का भी मसला लोगों में काफ़ी देखा जाता है, और अब जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट बन गया, पॉल्यूटेड एयर है, तो आपने कितने मरीज अब तक आपके पास आते हैं जो अस्थमा का शिकार हैं? बहुत सारे मरीज हैं, और ज्यादातर जो एस्मा होता है जिसको हम दमा कहते हैं आम जबान में, और आम लोग कहते हैं दमा दम के साथ है। तो ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि इसकी भी जिस तरह मिग्रेन की भी बात हुई, दर्द शकीका की, कि इसके भी अटैक्स होते हैं, ठीक है। और बाज औकात ये होता है कि वो कुछ सीजन्स के अंदर होते हैं, सर्दियां शुरू हों या बाहर का मौसम हो, जैसे आजकल। एग्जैक्टली तो उसमें कुछ लोगों को उनके कुछ सीजन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एलर्जी इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मिट्टी से एलर्जी है, या जो आपको पता है फूल के अंदर पीले पीले दाने होते हैं, या गंदम की कटाई का सीजन शुरू होता है तो हवा के अंदर कुछ ऐसी चीजें शामिल हो जाती हैं जो हमारे सांस की नालियों के लिए हार्मफुल होती हैं। या आपको पता है जब ये ईंटों के भट्टे, ये स्मोक का सीजन शुरू होता है तो कुछ केमिकल्स, और आपको पता है हमारी जो एयर है वो काफी आलूदा भी हो चुकी है, और कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा आलूदा हो जाती है, जैसे गंदम की कटाई का जो सीजन होता है, या जब ये सर्दियों का सीजन शुरू होता है और ये ईंटों के भट्टों पे वो काम वगैरह शुरू होता है तो वो स्मोक जो होती है। तो ये जो लोग होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, जो एलर्जी प्रोन होते हैं, यानी जो एलर्जिक होते हैं, इनके वैसे तो किसी के एयरबेस भी, किसी की सांस की नालियां भी इस चीज को पसंद नहीं करती कि जिसम में कोई भी इस तरह का नुकसान दे जो मटेरियल है वो जाए, क्योंकि जाहिर है वो आपके फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। तो कुदरत का एक निजाम है कि वो जो आपकी जो सांस की नालियां हैं वो रिएक्ट करती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं ताकि वो उसको अंदर ना आने दें। लेकिन ये लोग जो होते हैं कुछ ज्यादा हसास होते हैं। इनके अंदर वो जो आम दिफाई निज़ाम होता है नालियों का सिकुड़ने का या खांसी के आने का, खांसी आती है एक दिफाई निज़ाम के तौर पे, ताकि वो चीज़ जो आपको तंग कर रही है वो निकल जाए। छींक आपको आती है ताकि वो जो चीज़ आपके अंदर गई है वो निकल जाए, वो साफ हो जाए। ये कुछ ज्यादा हसास होते हैं, तो उनके अंदर ये जो दफाई सिस्टम होता है खांसी का या छींक का या नालियों के सिकुड़ने का, ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होके प्रेजेंट करता है। यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा छींकें होंगी, उनको बहुत ज्यादा खांसी आएगी, सांस की नालियां इस हद तक सिकुड़ जाएंगी कि सीटी की आवाज आएगी और सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। मतलब जब वो इतनी सिकुड़ गई है तो सांस ने जाना आना भी तो है ना। तो ठीक है कि वो बेसिक मकसद तो उसका ये था कि वो हार्मफुल चीज अंदर ना जाए, शुरू तो वो एक अच्छे काम के लिए ही हुआ है, लेकिन चूंकि ये लोग ज्यादा हसास होते हैं तो वो बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती हैं और बहुत ज्यादा छींकें होती हैं, जो कि फिर उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी का बायस बनती है। तो दमे का जो मरीज होता है वो आम तौर पे एलर्जिक होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो मुस्तकिल तौर पे ऐसे माहौल में रहे जहाँ पे वो आलूदा चीजें हैं, तो मुस्तकिल तौर पे उसकी फिर सांस की नालियों में ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं कि वो मुकम्मल तौर पे हर वक्त ही सुकड़ी रहती हैं और वो हर वक्त उसको वो अलामात रहती हैं। नहीं तो होता ये है कि जब वो ऐसे माहौल से बाहर निकलता है, थोड़ी दवाइयाँ लेता है, तो वो ठीक हो जाता है, मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है दमे का पेशेंट। अच्छा, ठीक हो जाता जी। है। और जब लेकिन वो दोबारा वो ट्रिगर होता है मिट्टी का या वो पीले दानों का या आलूदा एटमॉस्फेयर का, तो उसको वो दोबारा अटैक हो जाता है। लेकिन अगर मुस्तकिल तौर पे वो उस आलूदा माहौल में रह रहा है, जैसे कि कुछ बहुत से हमारे वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ईंटों के भट्टों पे काम कर रहे हैं, अब उनकी तो रोजी रोटी है, उन्होंने तो वहां पर काम करना है, तो वो क्या करें? तो उनमें फिर मुस्तकिल ये तब्दीलियां आ जाती हैं और वो मुस्तकिल तौर पे उनका सांस जो है वो खराब रहता है और खांसी और ये सारा कुछ उनको रहता है। राइट। अच्छा, ये मर्ज पैदाइशी होता है या किसी भी टाइम हो सकता है? इसके जीन्स हैं, एलर्जीज रन इन द फैमिलीज। ठीक है। आपके माँ बाप के अंदर एलर्जी अगर होगी तो आपके अंदर भी चांसेस इस चीज के हैं कि आपके अंदर किसी भी किस्म की एलर्जी हो, या तो जल्द की एलर्जी हो सकती है, यानी जिसको आप कहते हैं कि वो जो निकल आते हैं दाने मोटे मोटे, ठीक है, किसी भी चीज से, जैसे आपने कोई
साबन चेंज किया है, परफ्यूम चेंज किया है, तो वो छपाकी जिसको कहते हैं हम ज़बान में, या फिर उनको ये छींकों की सूरत में हो सकता है मर्ज, या फिर ये होता है कि कुछ लोगों को ये कुछ खानों से होता है, अंडे की एलर्जी है, मछली की एलर्जी है, तो फौरन पेट में दर्द और पेट लूज हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम उनकी फैमिली को ट्रेस करें तो फैमिली में हिस्ट्री हमें मिल सकती है। राइट। अच्छा, दमे के मरीजों के लिए इनहेलर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है? इनहेलर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब एक्यूट अटैक में होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होती है, तो बल्कि तब तो हम उसको नेबुलाइज़र देते हैं। ठीक है। नेबुलाइज़र एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हम वो दवाई डाल देते हैं और वो फिर उसको बिजली के ज़रिए वो चलती है और वो दवाई को वो तोड़ देती है छोटे छोटे ज़र्रों में, और वो ज़र्रे जब वो सांस की नाली में जाते हैं और तो वो फिर उसको डायरेक्टली वहाँ पर असर करते हैं और उसको फैला देते हैं, जिससे सांस लेना जो है वो आसान हो जाता है, और वहाँ पे जो सांस की नाली में सोजिश हुई हुई होती है वो भी उसको वो कम करते हैं। तो वो नेबुलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं तो उससे वो दवाई की तकरीबन 80 से 90% जो है अंदर एंट्री होती है और वो काफ़ी हद तक जो है वो इफ़ेक्टिव होता है। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर तो यानी कि जो जब हमारे पास इमरजेंसी में मरीज़ आता है और वो सीटी के साथ और उसका बहुत बुरा हाल होता है, तो हम फौरी तौर पर तो उसको नेबुलाइज करते हैं, क्योंकि उससे 100% तकरीबन डिलीवरी होती है दवाई की। दवाई मुकम्मल तौर पे जो है वो अंदर जाती है। लेकिन मरीज़ जब थोड़ा बेहतर होता है और हमने उसको घर भेजना होता है, तो नेबुलाइज़र बेशक वो घर में रख ले, 2500 से 4000 तक का नेबुलाइज़र आ जाता है, लेकिन रूटीन में फिर हम उसको इनहेलर बताते हैं। इनहेलर का भी वही काम है, लेकिन इनहेलर का मसला ये होता है कि चूंकि उससे इतनी ज़्यादा अच्छी दवाई, मतलब अगर आप कहें कि नेबुलाइज़र से 80% दवाई आपकी सांस की नालियों में जाती है, तो इनहेलर से वो 60% या 70% जाती है। लेकिन बहरहाल खाने वाली दवाई से इनहेलर बेहतर है, क्योंकि खाने वाली दवाई ने पहले खून में जाना है, खून से वो डिफरेंट एज़ा में जाएगी और फिर उसकी बहुत कम मिकदार जो है वो आपके फेफड़ों में जाएगी। ठीक है। तो एक तो कम दवाई आपके फेफड़ों में जाएगी, डायरेक्टली आपकी सांस की नालियों में जाती है, इनहेलर के साथ जो दवाई जा रही है, ये जो नेबुलाइजर के जरिए जा रही है, ठीक है, वो खून में नहीं जा रही है, और इसलिए वो ज़्यादा उसकी अमाउंट जो है वो फेफड़ों में जाएगी। सेकेंडली उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे इनहेलर या नेबुलाइजर से, क्योंकि जो खून में जाएगी उसने तो दिल पे भी असर करना है, उसने और जगहों पे भी असर करना है, तो वो उन जगहों के ऊपर भी उसके जो अनडिजायर्ड इफेक्ट्स हैं वो जाएंगे वहां पे, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए इनहेलर इज अच्छी चीज, इट्स ए गुड थिंग। ठीक है, जो लोगों का ये मिथ है कि इनहेलर से आदत पड़ जाती है और एक दफा इनहेलर लग गया तो फिर नहीं छूटेगा, ये गलत बात है। ऐसी कोई चीज नहीं है। इनहेलर आप बहुत अच्छी चीज है, आपको वो लेने चाहिए, और उससे 100% मतलब आपकी इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि दवाई आपकी सांस की नाली में जाएगी डायरेक्टली, और उसका असर जल्दी शुरू होगा बनिस्बत गोली के, जिसने के टाइम लेना है एब्जॉर्ब होने में, खून में जज़ब होने में और फिर फेफड़ों तक पहुंचने में।